छोड़े नशे कैसे छोड़े नशे वैसा معلومه اديان وایسا من از این بعد باید خودم پشت فرمون میشینم وستسقط ان شاء الله. सीधे ये देखिए 24 घंटे में ये अटैक शुरू हुआ सबसे पहले ईरान से, फिर उसके बाद इराक, सीरिया और फिर से इराक पर हमला किया गया है। 24 घंटे में ईरान, इराक और सीरिया, इजराइल ने यहां से, अगर आप देखें, इजराइल ने 3 देशों पर एक साथ हमला किया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। पहली ब्रेकिंग, यूक्रेन की रूस पर भीषण फायरिंग ब्रेक करी, इस वक्त की बड़ी खबर। टैंक पर लगे मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग ब्रेक विद द वीडियो दिखाइए जरा। रूस यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग, ये देखिए जरा। चौबीस घंटे में मारे गए रूस के 750 सैनिक। इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। यूक्रेन के टारगेट पर रूस का ऑयल डिपो ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। स्मोलेंस्क पे रूस के ऑयल डिपो पर ड्रोन हमला। आमिर साहब, ड्रोन हमले में रूसी ऑयल डिपो तबाह हो गया है। 2 हफ्ते में रूस के 6 से ज्यादा ऑयल डिपो पर हमला। टैंक पर यूक्रेन का हमला ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। हमले में रूस का T-80 पूरी तरह तबाह हो गया, ये देखिए जरा। 24 घंटे में रूस के 8 टैंक और 30 ड्रोन तबाह। ये देखिए, आमिर साहब करिए, फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए कराओ। टैंक में सवार रूसी सैनिक किसी तरह निकले बाहर, ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का रूसी सैनिकों के काफिले पर बड़ा हमला। यूक्रेन का रूसी सैनिकों के काफिले पर बड़ा हमला ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। अब दीविका में यूक्रेन का विध्वंसक हमला, यह देखिए जरा। हमले में आर्मर्ड व्हीकल, एंटी टैंक माइंस और आर्टिलरी तबाह। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। लेबनान में इजराइल की भयंकर बमबारी ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। अशाब इलाके में जबरदस्त तबाही। इजरायली बमबारी में हिजबुल्लाह के लॉन्च पैड तबाह। रॉकेट
इलाकों पर हमला किया गया। राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये युद्ध जो है एक अलग रूप में आगे बढ़ रहा है, ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। आईडीएफ का दावा, मारा गया इस्लामिक जिहाद का कमांडर। हिजबुल्लाह पर अटैक, इजरायली बमबारी में 6 बच्चों समेत 9 की मौत। और एक और बड़ी खबर सीधा आई है, वेस्ट बैंक में आईडीएफ ने और तेज किया ऑपरेशन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। तुलग्राम में शरणार्थी शिविर पर हमला किया गया, दर्जनों फिलिस्तीनियों को किया गया गिरफ्तार। इंशाअल्लाह। TV9 भारतवर्ष अब आपको दिखाने जा रहा है, इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला किया गया है। आईडीएफ के कई ठिकानों को भी बनाया गया है निशाना और किए गए हैं अटैक्स। ये देखिए तस्वीरें, ये ताजा तस्वीरें बयां कर रही हैं कि इस वक्त सिचुएशन कितनी खराब हो चुकी है। ईरान इजराइल में तनाव, सुरक्षा और शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इजराइल पर इन ताबड़तोड़ अटैक्स के बाद इजराइल की तरफ से इसका किस अंदाज में जवाब दिया जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल को जो हमला दमिश्क में हुआ, ईरानी दूतावास को जिस तरह से निशाना बनाया गया, तब से यह कहा जा रहा था कि इसका बड़ा बदला ईरान की तरफ से लिया जा सकता है। और ये देखिए जो ताजा वीडियोस हमारे पास आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आईडीएफ के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। मनीष जरा इधर देखिए, यहां पर तो ताबड़तोड़ अटैक्स का सिलसिला जारी है, ऐसा नजर आ रहा है। जी हां, बिल्कुल। जिस तरीके से ईरान ने हमला किया, 200 से अधिक क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन, उसमें से ज्यादातर को तो हालांकि रोकने में कामयाबी मिली आयरन डोम के थ्रू, दूसरा जो एयर डिफेंस सिस्टम उनका एरो है उसके थ्रू, इसके अलावा जो अमेरिका के जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि अमेरिकी युद्धपोत पर तैनात है उसके थ्रू, और इसके अलावा अमेरिका और इजराइल दोनों के फाइटर जेट आसमान में उड़ते रहे और वहां से भी उन्होंने बहुत सारे को डिस्ट्रॉय किया। लेकिन इन सब के बावजूद 20%, 15% टारगेट को अचीव करने में कामयाब रहे। एक बात देखिए, ईरान का पूरा टारगेट था केवल और केवल इजराइल के मिलिट्री एसेट्स को टारगेट करना। उन्होंने सिविलियन को टारगेट नहीं किया था। और इस वजह से जब वो मिसाइल जो टारगेट को अचीव करने में कामयाब रहे, उन्होंने इजरायली बेस को नुकसान पहुंचाया, चाहे वो रमोना एयरबेस हो, नेगेव एयरबेस हो, डमोना का जो है सो न्यूक्लियर प्लांट हो, इन सब को नुकसान पहुंचाया। अब इसकी कीमत कितनी है, ये कितना नुकसान हुआ? एक और ये भी बात सुमित निकलकर सामने आ रही है कि यूएन चार्टर के हिसाब से बाकायदा 13 दिनों का इंतजार किया गया और उसके बाद इन हमलों को अंजाम दिया गया। यानी 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी दूतावास को निशाना बनाया जाता है, पूरी बिल्डिंग तबाह कर दी जाती है इजरायली हमले में। ये उसका बदला है। बिल्कुल, 1 अप्रैल को जो हुआ समीर, उसका ये बदला। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए ये दर्शाता, यूएस एजेंसीज लगातार इस बात को दर्शा रही है कि 7 अक्टूबर के बाद ये दूसरा बड़ा फेलियर है इजराइल का। इजराइल की एजेंसीज लगातार अमेरिका को यह बताने की कोशिश कर रही थी कि ईरान ऐसा कोई रिस्पॉन्ड करने वाला नहीं है, लेकिन उसने किया 13 और इतने कैलकुलेटेड वे में, इतने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया कि इजराइल के कई जगहों पर वो मिसाइल जाकर गिरी और मल्टीपल अटैक्स किए गए, चाहे वो आप जॉर्डन की तरफ से देख लीजिए। बिल्कुल सुमित, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है इजराइल से। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, इजराइल जल्द बदला लेगा। देखिए जिस बात की आशंका जताई जा रही थी, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले TV9 भारतवर्ष पर हम कर रहे थे, वो खबर अब सामने आ रही है। इजराइल जल्द बदला लेगा इस हमले का, इसकी तैयारी अब सीधे तौर पर नजर आ रही है। इजराइल पर इस ताबड़तोड़ अटैक के बाद लगातार ये डर, ये आशंका बरकरार थी कि अब इजराइल की तरफ से इसका जोरदार जबरदस्त बदला लिया जाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, इजराइल जल्द ही इन हमलों का बदला लेगा। मनीष, इसके कितने आसार नजर आ रहे हैं? क्योंकि यहां पर अमेरिका का रोल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमेरिका की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है इजराइल को फिलहाल रोकने की, लेकिन उसके बावजूद भी क्या यह संभव है कि इजराइल फौरन ईरान से इन हमलों का बदला ले? देखिए, सुनने सुनाने और रोकने का तो समय चले गया, अब बदले लेने की बात है। और वो बदला ईरान भी लिया और अब इजराइल भी लेगा, और इजराइल को लेना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि इजराइल को यह पता है कि इस वक्त ईरान
हमला करने के बाद ईरान की जो इमेज बनी है वो मिडिल ईस्ट में क्या बनी है। ईरान ने दरअसल एक इतिहास रच दिया है। ईरान ने बताया है कि हमास, हिजबुल्लाह और हूती के बाद वो खुद भी इजराइल को नुकसान पहुंचा सकता है, इजराइल के सरजमी पर जाकर टारगेट कर सकता है। और इसीलिए इजराइल को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है, इजराइल को अपने अस्तित्व के लिए बदला लेना होगा। और यहीं पर बेंजामिन नेतन्याहू का रोल अहम हो जाता है। नेतन्याहू जानते हैं अगर वो बदला नहीं लेंगे तो गद्दी से उतरेंगे, अगर वो बदला नहीं लेंगे तो उनका खात्मा हो जाएगा। इसीलिए नेतन्याहू और पूरी वॉर कैबिनेट इस युद्ध को और अधिक आगे बढ़ाएगी। और जैसे ही युद्ध आगे बढ़ेगा तो ये एक का बदला दूसरा, दूसरा का बदला तीसरा, ये चलता रहेगा। यानी इजराइल ईरान पर अटैक करेगा, फिर ईरान की बदले की कार्रवाई होगी और ये जंग इसी तरह से आगे बढ़ती जाएगी। जी और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज है। ईरान इजराइल जंग पर भारत ने दिया है बयान, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले खामनेई ने 5 घंटे पहले धमकी दी है, ये आपको बता दें। और बड़ी जानकारी मिल रही खामनेई की धमकी के बाद ईरान का हमला। देखिए खामनेई ने कहा है कि चेतावनी भी जारी की गई, 5 घंटे पहले ये धमकी दी गई है। तो इसके क्या मायने हैं सुमित? खामनेई की धमकी के बाद ईरान हमला करता है, क्या ये सोची समझी पूरी रणनीति थी जिसकी तैयारी लंबे समय से चल रही थी? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से हम पहले भी बात कर रहे थे कि 1 अप्रैल के बाद से लगातार सारे प्लान्स के ऊपर ईरान ने काम कर लिया था। ईरान ने ये नहीं सोचा कि सिर्फ अपने सरजमीन से अटैक किया जाए, बल्कि मल्टीपल अटैक से जाए। हिजबुल्लाह को मिसाइल्स दी गई, इसके अलावा आप देखिए कि सीरिया की तरफ से अटैक किया गया, इराक की तरफ से अटैक किया गया। और ये मल्टीपल अटैक्स इसलिए किए गए ताकि जो ईरान को टारगेट अचीव करने हैं उसके लिए जो आयरन डोम है या जो इजराइल के डिफेंस सिस्टम से उनको पूरी तरीके से कंफ्यूज कर दिया जाए और जो वैक्यूम बने उसमें वो सटीक मिसाइलें अपने टारगेट को अचीव कर लें। और ये ईरान जानता था कि जितनी मिसाइलें वो ज्यादा से ज्यादा दागेगा, जितने ड्रोन्स वो निकालेगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का कंफ्यूज हो जाएगा और वो अपने टारगेट को अचीव कर पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पहला अटैक था, लेकिन इसके बाद मल्टीपल सरप्राइज अटैक ईरान करता रहेगा। ईरान की कोशिश यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान इजराइल को पहुंचा सके और एक मैसेज पूरे रीजन को दे सके कि देखिए ईरान जब बदला लेने पर आता है तो वो कितना घातक होता है। ईरान लगातार इस बात को कह सकते हैं कि कड़वा घूंट पी रहा था लगातार पिछले 2 सालों से, चाहे वो जनरल सुलेमानी की बात हो, चाहे वो और अटैक्स हो, या फिर अभी जो 1 अप्रैल को अटैक हुआ। लेकिन ईरान ने जब अटैक किया, जब अपना बदला लिया तो कितने बड़े स्केल पे लिया। बिल्कुल सही बात है। एवीएम के श्रीवास्तव जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीवास्तव जी, क्या आप ये बात मानेंगे कि ईरान पर भी दरअसल अंदरूनी दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था, क्योंकि एक एक करके उसके कई कमांडर्स को ढेर किया गया, हमला किया गया, उनकी हत्या की गई और उसके बाद फिर दमिश्क में दूतावास पर हमला। ईरान के पास क्या और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं गया था कि अब इसका बदला लेना ही लेना है और कोई रास्ता ही नहीं बचा? ये समीर, आपने बिल्कुल सही बात की। ये एंगल बिल्कुल सही है कि ईरान के लीडरशिप के पास अपनी जनता को बताने के लिए रिस्पांस देना जरूरी था और उनको ये भी पता था रिस्पांस देने की टाइमिंग उनको ठीक करनी पड़ेगी, ऐसी जो कि एक रिस्पांस इफेक्टिव हो और कुछ मैसेज दे सके इफेक्टिवली। और आपने देखा कि उसका असर पड़ा है। यूएस ने रिस्ट्रेन करने की कोशिश की है इजराइल को कि आप जो अपना रिस्पांस दे रिस्ट्रेन्ड है, लेकिन इस वक्त अगर आप आकलन लगाते हैं तो अगर आप देखेंगे कि इजराइल का जो रिस्पांस होगा, क्योंकि पॉलिटिकल क्लियरेंस वॉर कैबिनेट ने वॉर डिक्लेयर कर दी है और रिस्पांस देने की जिम्मेदारी कमांडर्स को दे दी है। कल जिस तरीके से इजराइल ने ईरान के काउंसलेट पर अटैक किया सीरिया में, उसके बाद टेलीग्राम में खबर बहुत ज्यादा है हर तरफ कि ईरान ने अपनी यानी कि जितने भी डिफेंस इंस्टॉलेशन उन्हें तबाह करना चाहते इराक, सबसे पहले उन्हीं पर हमला कर रहा है। मनीष,
बिल्कुल करुणा, और इस वीडियो में हमारे दर्शक देख सकते हैं कि ईरान की तरफ से जो मिसाइल से हमला किया गया था, वो टारगेट यहाँ पर अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। यानी कि इसके बावजूद कि इजराइल के चाहे आप आयरन डोम कहिए या एयर डिफेंस मिसाइल कहिए, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए, ये मिसाइल आकर गिरती है और इसको नहीं रोक पा रहे हैं। आयरन डोम नहीं रोक पा रहा, एरो डिफेंस मिसाइल नहीं रोक पा रहा, इसको फाइटर जेट नहीं मार पा रहा है, और इसलिए यहाँ पर रमोन एयरबेस को टारगेट करने में उन्हें बड़ी कामयाबी हासिल होती है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे मिलिट्री इंस्टॉलेशन है जिसको ईरान ने सक्सेसफुली टारगेट कर लिया। इन हमलों के बाद, इन नुकसान के बाद क्या सुमित अब इजराइल रुकेगा, संयम बरतेगा? आप एक बात मान के चलिए कि दुनिया का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम भी की एक्यूरेसी 90% होती है। आयरन डोम की जो एक्यूरेसी है 90%, यानी 10% का हमेशा गैप मिलता है, और अमेरिका के भी बेस्ट सिस्टम जैसे है। तो ये बात ईरान भी जानता था कि जब वो इतने सारे मिसाइल्स को टारगेट करेगा, लगातार लॉन्च करेगा, ड्रोन्स को लॉन्च करेगा, तो 90% गिर जाएंगे, लेकिन ये 10% जो टारगेट होंगे उनको अचीव करना इंपॉर्टेंट था। और ये जो एयर बेसिस है, ये जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है इजराइल की, ये था उनका मेन टारगेट। और ड्रोन्स को भेजा ही इसलिए गया था ताकि जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाए इतने मल्टीपल टारगेट। मुझे लगता है कि यही ईरान की स्ट्रेटेजी थी कि मल्टीपल तरफ में स्ट्राइक किए जाए और अलग अलग जगह पर और एक साथ बहुत कैलकुलेट। रईसी की मौत पर रईसी के चीफ ऑफ स्टाफ ने भी 5 बड़े खुलासे किए हैं। वो क्या है? 3 हेलीकॉप्टर साथ उड़ रहे थे, रईसी का हेलीकॉप्टर बीच में था, बॉर्डर के पास उजी गांव के ऊपर आसमान बिल्कुल साफ था, क्लियर था, जहां हादसा हुआ वहां पर कोहरा नहीं था। ये सब बातें पता चली है इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल, ये भी कहा गया कि रईसी का हेलीकॉप्टर अचानक से गायब हुआ। और इस बीच आपको बता दें, ईरान के राष्ट्रपति रईसी के चीफ ऑफ स्टाफ गुलाम हुसैन इस्माइली ने हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे साजिश की तरफ इशारा किया। ईरानी न्यूज चैनल से बातचीत में गुलाम हुसैन इस्माइली ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। जब हम हेलीकॉप्टर में थे, मौसम बिल्कुल साफ था, पूरी तरह से धूप खिली थी, सब कुछ अच्छा था, मौसम में कोई बड़ा बदलाव जैसा कुछ नहीं था। हमारे हेलीकॉप्टर बादलों के ऊपर चढ़ गए। हम हेलीकॉप्टर नंबर 3 थे। हमारे बीच में राष्ट्रपति को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर था और सामने एक और हेलीकॉप्टर था। जब हम बादलों के ऊपर थे, लगभग 30 सेकंड तक मार्ग पर चलने के बाद हमारे पायलट ने देखा कि मुख्य हेलीकॉप्टर हमारे साथ नहीं था। हमारा एक हेलीकॉप्टर नहीं आया। हमें लगा कि उसने इमरजेंसी लैंडिंग कर ली होगी, क्योंकि हमारा रेडियो संपर्क टूट चुका था। और जब हमने संपर्क करने की कोशिश की तो उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।